विद्यार्थी मित्रों, तीसरा पाठ वारिद हमदर्द। इसके पहले हमने उसका बहुत सारा हिस्सा देखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में आकर लेखक ने अपनी टांग अड़ाई और अस्पताल में भर्ती हो गए। तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गए। प्राइवेट यहाँ वार्ड लिखा है, लेकिन ये प्राइवेट रूम है, जैसे हम स्पेशल रूम कहते हैं, कि जिसमें एक विशिष्ट समय ऐसा नहीं होता। प्राइवेट रूम में तो कभी भी रिश्तेदार परिचित आकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट रूम में दाखिल हो गए थे, उनकी टांग टूट गई थी। और कौन कौन देखने के लिए आ गए? हमने देखा है कि उनके बड़े साहब ऑफिस के वे देखने के लिए आ गए। फिर सोना भाई अपने बच्चों के साथ आ गई, 4 बच्चों के साथ। उन्होंने किस तरह से तंग किया, ये सभी बातें हमने देखी है। पन्ना नंबर 11 पर आखिरी पंक्ति देखिए, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। औपचारिकता मतलब जैसे हम कहते हैं कि थैंक यू, सॉरी, वेलकम, इस तरह से औपचारिकता। बस देखने के लिए जाना है, जाना पड़ेगा, इसलिए जाते हैं। उस लेखक से हमदर्दी नहीं होती, कोई सहानुभूति नहीं होती, लेकिन औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। दूसरे गांव से मिलने के लिए आने वाले जो होते हैं वे औपचारिकता निभाते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने रुक गई, जहाँ कमरा था लेखक का, जहाँ वो एडमिट थे, उनके सामने टैक्सी रुक गई। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर औंधा रखकर रोने लगा। औंधा मतलब उल्टा। इस तरह से उनके लेखक की छाती पर सिर औंधा रखकर इस तरह से रखकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें ये क्या हो गया, हाय तुम्हें ये क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा, मैंने मतलब लेखक ने, कि जो मुझे हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। मुंह गड़ाए मतलब मुंह भोंक कर, मुंह छुपा कर, इस तरह से रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई, इस तरह से गर्दन हटाई और आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर देर से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक तरह से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। मतलब वो गलत पेशेंट से मिलने के लिए आ गया था। जिस पेशेंट को उसे मिलने के लिए जाना था वो पड़ोस का कमरा था। गलती से वे लेखक के कमरे में आकर उनकी छाती में मुंह गड़ाए रो रहा था। इतनी जल्दी करते हैं लोग, देखते भी नहीं कि हम अरे किससे मिलने आए हैं, जिससे मिलने आए वो यही पेशेंट है या नहीं। इतनी जल्दबाजी करते, सिर्फ उनको औपचारिकता निभानी होती है। फिर कहता है कि शायद गुप्ता जी का कमरा बगल में है। आजकल लोग ठीक तरह से बताते भी नहीं। ये गलती उसकी थी, लेकिन वो किसी और पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि लोग आजकल ठीक तरह से बताते नहीं। इस तरह से हंसा और कहने लगा, अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई दी। मतलब पड़ोस के गुप्ता जी के कमरे में जाकर उस आदमी ने क्या किया, गुप्ता जी के छाती पे मुंह गड़ाए वह रोने लगा। वही रोने की आवाज़ लेखक को पड़ोस के कमरे से भी आ गई। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। अब वो आदमी आया, रोने लगा, इसका गुस्सा नहीं है लेखक, अपनी पत्नी पर गुस्सा ज़्यादा आया, क्योंकि इस तरह से रोता देख उनकी पत्नी को लगा ये शायद उनके करीबी रिश्तेदार है।
या करीबी बहुत अच्छे मित्र है, इसलिए उन्होंने उसके टैक्सी के पैसे भी दे दिए। कभी कभी जल्दबाजी में हम अपना नुकसान भी करा लेते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। तंग करने वाले लोग, परेशान करने वाले लोग। हमारे शहर में एक कवि है, लेखक के शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। अब शायद उनका नाम होगा या इन्होंने नाम दिया होगा। लपकना मतलब बीच पे हम कहते हैं ना, टपकला, आलाबत, टपकना, बीच में आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, इस तरह से श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविता, बेतुकी मतलब असंबंध कविता, बेतुकी असंबंध कविता। कवि लोग जो होते हैं वो अक्सर वे चाहते हैं कि मेरी कविता लोग सुने, लेकिन इतनी अच्छी भी कविता नहीं होती तो लोग टालते हैं, ऐसे लोगों को लोग टालते हैं। लेकिन वो 2-4 कविताएं सुनाए बिना छोड़ते ही नहीं। तो उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। शहर में सभी जगह जाकर वो अपनी कविताएं सुनाते हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखता ही भाग खड़ा होता हूँ। लेखक तो उनसे दूर भागते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, मतलब 10-20 कविता सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए, झोला कुछ ऐसी एक कवि लोगों की विशेषता होती है। ऐसे शबनम बैग कंधे पे लटकाई हुई होती है, वो सलवार कुर्ता होता है और उसमें एक डायरी जैसी होती है झोले में। झोले मतलब थैली, उसमें डायरी होती है। तो डायरी निकाल कर कविताएं पढ़ना सुनाए शुरू करते हैं। बगल में झोला दबा यहाँ पहुँचे, आते ही कहने लगे मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। क्या कहने लगे? पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। ये हमदर्दी जताने का एक तरीका है, ये सहानुभूति जताने का एक तरीका है कि मैं आपकी कितनी चिंता करता हूँ, मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ। इस तरह से आपके ही बारे में सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। जब से मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, तब से मुझे रात को नींद नहीं आई। रात को इसी संदर्भ में एक कविता की थी। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली, उस थैली से डायरी निकाली और लगे सुनाने। कविताएं इस तरह से थी। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरह से उन्होंने यमक साध कर कविता बनाई। फिर कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। ऐसे माने पूछ रही है उनकी आंख। इस तरह से वे देखने लगे लेखक की ओर, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। अब हमेशा मुझसे भागते रहते हो, मेरी कविताओं को टालते हो, क्या अब भी मुझसे भागेगा। अब लेखक भाग नहीं सकता ना, टांग टूट गई है, लटक रही है रेत की थैली के सहारे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई, फिर लेखक ने चाय बुलाई और चाय पिलाई उसे, और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा की। उन्होंने कहा कि फिर मैं कभी आपकी ठीक होने के बाद आपकी कविताएं ज़रूर सुनूंगा, और विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो। ऐसी जगह तोड़ना, वरना मिलने वाले तो बहुत तंग करते हैं, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हमदर्दी जताने वाले जो होते हैं वे बड़े बेदर्द किस्म के लोग होते हैं। उन्हें हमारी तकलीफ़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनको उनका एहसास नहीं होता। वो सिर्फ हमदर्दी जताना चाहते हैं, पेशेंट को क्या तकलीफ़ हो रही इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। इस तरह से वाह रे हमदर्द पाठ हो चुका है।
स्वाध्याय देखिए, स्वाध्याय के बारे में तुरंत देखते हैं। पन्ना नंबर 13 पर स्वाध्याय देखिए। पहला जो है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। अभी किताब में है, आप बता सकते हैं कि औपचारिकता निभाने आते हैं, साथ आने वाले बच्चे शोर करते हैं, अनचाहे लोग भी आते हैं, कुछ लोग केवल सूरत दिखाने आते हैं। इस तरह से चारों तरफ 4 विशेषताएं लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल। सार्वजनिक अस्पताल मतलब क्या? सरकारी दवाखाना जिसे हम कहते हैं। अब प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल में अंतर बताना है, मतलब फर्क स्पष्ट करना है। तो क्या है? प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है, वहाँ लिखना है आपको 1 नंबर को, अच्छी सुविधाएं। हर तरह की अच्छी मशीनरी होती है, हर तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती है। और सार्वजनिक अस्पताल में सुविधाओं का अभाव होता है, सुविधाओं का अक्सर अभाव होता है। फिर प्राइवेट वार्ड। अब प्राइवेट वार्ड में मतलब किसी भी प्राइवेट अस्पताल हो, सार्वजनिक अस्पताल हो, उसमें जो स्पेशल कमरा लिया जाता है, उसमें क्या होता है, मिलने का कोई बंधन ही नहीं होता, क्योंकि एक ही कमरे में एक ही पेशेंट है, तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं। मतलब बेवक्त आते हैं, जब पेशेंट हुआ होता है, जब उसे आराम की ज़रूरत होती है, तब भी आते हैं और तंग करते हैं। और यहाँ सार्वजनिक अस्पताल में क्या लिखेंगे आप? निश्चित समय पर ही मरीज से मिल सकते हैं। वहाँ लिखा जाता है, पेशेंट से मिलने का समय लिखा जाता है, उसी समय के वक्त आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। पन्ना नंबर 11 पर उन 4 बच्चों ने क्या क्या किया था, आप लिख सकते हैं। कारण लिखिए। यह 2 प्रश्न है, कारण लिखिए, उसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं। शब्द समूह के लिए 1 शब्द। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, कौन सा है स्थान? चिड़ियाघर, माने प्राणी संग्रहालय। और जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, वह स्थान कौन सा है? लंगर या भंडारा। अब छठा प्रश्न देखिए, उपसर्ग युक्त शब्द। दर्द शब्द दिया है। उपसर्ग युक्त शब्द मतलब क्या? किसी एक शब्द को पहले एक आध अक्षर या 2 अक्षर जोड़ने हैं। जैसे कि दर्द का क्या होगा? बे जोड़ा हमने, बेदर्द। और प्रत्यय युक्त मतलब मूल शब्द के बाद में कुछ शब्द जोड़ना है, जैसे कि दर्दनाक, दर्दनाक। निश्चित शब्द दिया हुआ है, उपसर्ग युक्त बनाने के लिए कहा है, सिर्फ अ जोड़ दीजिए, अनिश्चित। और प्रत्यय युक्त, निश्चित के बाद क्या जोड़ेंगे? ता, निश्चितता। फिर अभिव्यक्ति के लिए ये जो प्रश्न दिया है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए कहाँ है। तो यही ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मरीज से उसकी बीमारी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उसे आधार देना चाहिए, सकारात्मक ही बोलना चाहिए। वरना कुछ लोग कहते हैं, तुम्हारे जैसे हमारे पड़ोस में एक पेशेंट था, उसका बीपी हाई हो गया, 4 दिन में वो चला गया, गुजर गया। ऐसा बोलने से पेशेंट डरता है, उसका बीपी और ज़रा हाई हो जाता है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मिलने का अगर समय निश्चित हो तो उसी समय जाना चाहिए। अगर वो पेशेंट सो रहा हो तो उसे डिस्टर्ब न करते वापस चला जाना चाहिए। इस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पन्ना नंबर 14 पर भाषा बिंदु है, देखिए किस तरह से उत्तर लिखने हैं। पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। वाक्य में संज्ञा पहचाननी है, उसके बाद उसका भेद लिखना है।
पहला उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। आगे टिम्ब 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 है, तो आपको क्या लिखना है? कौन सा शब्द संज्ञा है? सोनाबाई। सोनाबाई शब्द के नीचे अधोरेखित कीजिए और आगे लिखिए। वाक्य के आगे ही लिखना शुरू करना है, क्योंकि 2 शब्द और उसका प्रकार भी लिखना है। इसलिए यहाँ लिखिए सोनाबाई कौन सा प्रकार है? संज्ञा का 5 प्रकार आपने सीखे हैं इसके पहले, 5वीं से लेकर आप सीख रहे हैं। सोनाबाई व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम है। हाँ, फिर बच्चों एक शब्द है उसी वाक्य में, बच्चों, यह कौन सा प्रकार है संज्ञा का? जातिवाचक। हाँ, जातिवाचक। और यह समूहवाचक भी हो सकता है क्योंकि समूह है। फिर दूसरे वाक्य में गाय शब्द है। गाय का नाम तो नहीं दिया, गाय तो कई होते हैं, नाम तो नहीं दिया, इसलिए जातिवाचक। गाय जातिवाचक, गाय के नीचे अधोरेखित करना है, जातिवाचक लिखना है। आगे दूध के नीचे अधोरेखित करना है और आगे लिखना है दूध द्रव्यवाचक, क्योंकि कोई भी धातु या खाने पीने की चीजें जो होती है वह द्रव्यवाचक होती है। इस तरह से आपको 10 के 10 वाक्य सुलझाने हैं। संज्ञा के नीचे अधोरेखित कर कर प्रकार भी लिखना है, संज्ञा का शब्द और प्रकार आगे लिखना है। इस तरह से 10 वाक्य सुलझाने हैं। 5 प्रकार आपकी कॉपी में है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने 8वीं में भी पढ़ाया है, 9वीं में भी पढ़ाया है, संज्ञा के प्रकार दिए हैं। हाँ, प्रकार उदाहरण के सहित दिए हैं। तो आप उस, और मैंने कहा था कि ये जो व्याकरण की कॉपी है वो आप संभाल कर ही रखिए। उसी में से व्याकरण 10वीं में भी है। अब 10वीं में इतना तो वक्त नहीं होता कि हर व्याकरण का हिस्सा लिख कर दे दूँ, उसमें बहुत वक्त चला जाता है। इसलिए वो व्याकरण की कॉपी देखिए। अगर आपको कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं आप, फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी कॉपी में वो सब कुछ है, संज्ञा के पाँचों प्रकार उदाहरण के सहित है। आप इसमें से अगर एक आध शब्द का आपको प्रकार नहीं मालूम होता उस कॉपी में देखकर, तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा देखिए। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रकार कीजिए, प्रयोग कीजिए। 1, टिम्ब टिम्ब सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। अब इस वाक्य में ऐसा एक आध शब्द डालना है, सर्वनाम ही लिखना है। जो टिम्ब टिम्ब लिखा है वहाँ सर्वनाम ही लिखना है। जैसे कि वे कह सकते हैं, वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, या आप लिख सकते हैं, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। अब इसका प्रकार कौन सा हुआ? पूछा नहीं है, यहाँ प्रकार पूछा नहीं, बस आपकी जानकारी लेके बता रहा हूँ। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम किस तरह से पहचाना जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह, आप, वे, ये शब्द जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके भी 3 अन्य प्रकार है जो कि मैंने लिख कर दिए आपकी कॉपी में। दूसरा, बाजार जाओ। अब बाजार जाओ के पहले ऐसा कौन सा शब्द आप लिखोगे जिससे वाक्य पूरा हो, अर्थपूर्ण हो? तो तुम बाजार जाओ, आप बाजार जाओ, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से 10 के 10 वाक्य आपको सर्वनाम लिखकर पूरे करने हैं। उसके बाद उपयोजित लेखन, सबसे नीचे देखिए, उपयोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लिखिए। अब यहाँ वृत्तांत लेखन लिखना है, जो कि इसके पहले गृह कार्य की कॉपी में दिए है मैंने। वृत्तांत आपने लिखा है, किसी समारोह का वृत्तांत, किसी भी समारोह का पूछा है उन्होंने। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन का कहिए, हिंदी दिवस का मनाइए, बाल दिवस, किसी भी समारोह का वृत्तांत आपको लिखना है, क्योंकि 5 अंकों के लिए प्रश्न आता है परीक्षा में। अब लिखते समय मुद्दे दिए हैं, स्थान का उल्लेख कीजिए। आपको मालूम है वृत्तांत लेखन किस तरह से लिखना है, जैसे कि आरके हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न, ये ऊपर हेडिंग होना चाहिए।
आरके हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न। उसके नीचे कोष्टक में क्या लिखेंगे? कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। आई बात समझ में? और फिर स्थान कि कहाँ हुआ है, तिथि और समय, मतलब तारीख और वक्त। अगर स्वतंत्रता दिवस है तो 15 अगस्त को वो कार्यक्रम हुआ है। समय 7 बजे 8 बजे ध्वजारोहण हुआ। फिर एमसीसी के छात्रों ने मानवंदना दी। प्रमुख मेहमान कौन सा आए थे, किसने स्वागत किया, राष्ट्रगीत गायन किया, ध्वजगीत गायन किया, ये सभी जो हुआ है वो आपको लिखना है। प्रमुख अतिथि कौन थे, समारोह किस तरह से हुआ, अतिथि ने संदेश क्या दिया, मतलब भाषण में उन्होंने एक आध वाक्य उनका आप लिख सकते हैं कि भाषण में उन्होंने क्या कहा। फिर समापन किस तरह से, छात्रों को मिठाई बांटकर समापन हुआ, ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस तरह से आपको ये वृत्तांत लेखन भी लिखना है। इस तरह से इस पाठ में जो भी स्वाध्याय है वो आपको लिख कर भेजना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और इसी के साथ आप सेतु अभ्यासक्रम तो लिख ही रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिखा लिखिए, क्योंकि इस साल अगर कोरोना का प्रकोप रहा और परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा अगरचा नहीं हुई, तो ये जो सेतु अभ्यासक्रम है उसका जो स्वाध्याय आप लिख रहे हैं उसी स्वाध्याय को हम अंक देंगे, मतलब मार्क्स देंगे, उसका मूल्यमापन करने वाले हैं और वही आपके परीक्षा के मार्क्स होंगे। आई बात समझ में? इसलिए ये सेतु अभ्यासक्रम मतलब ब्रिज कोर्स जो है 45 दिनों का, सिर्फ 45 दिन करना है। दिन 1 दिन 2 इस तरह से 45 दिनों तक आपको ये पूरा करना है, वो लिखे। अगली तासिका के वक्त फिर मिलते हैं एक अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।